स्वागत है आप सभी का द एग्जाम प्रिपरेशन हब में। आज की हमारी क्लास आधुनिक भारत के इतिहास में भारत का संवैधानिक विकास पे आधारित होगी। इससे जुड़े हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को आज करेंगे और इससे जुड़े क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया। अर्थात ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में जो भ्रष्टाचार था एवं कुप्रशासन था उसको दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया, तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम लोग सेकेंड, तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट से ही हम लोग देखेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास आगे बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे किस एक्ट के तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो किस एक्ट के तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, तो कौन सा एक्ट, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे किस अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का प्रावधान किया गया। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का प्रावधान जो सबसे पहले किया गया किस एक्ट के द्वारा, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, आगे बात करेंगे किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास एवं बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी प्राधिकार प्रदान किया। मतलब मद्रास एवं बम्बई के ऊपर वो अधिकारी बन गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, आगे बात करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन थे। तो जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य थे फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग और मॉनसन तथा बरवेल। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों में पहला हस्तक्षेप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। ठीक है, आगे बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत में न्यायालय उच्चतम न्यायालय की स्थापना की उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एम्पे। ठीक है, अन्य में कौन थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग तो रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब की गई। बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना 1774 ईस्वी में किया गया। ठीक है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई। देखेंगे भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, 1773 में कानून बना और स्थापना कब हुआ, 1774 में। कहाँ पे, कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। तो 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया। आगे बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट में क्या सब थे। तो ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से अधिक शक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थानांतरित कर दिया। पहले से क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले से था और पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद क्या कर दिया गया, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल नया पद लाया गया। ठीक है, भारत में प्रमुख सेवकों की नियुक्तियों में क्राउन की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती थी। पिट्स इंडिया एक्ट के आने से पहले ब्रिटिश कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अनुसार सभी का पद में को सेवकों को नियुक्त करती थी, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद कि भारत के में प्रमुख सेवकों की नियुक्ति में क्राउन मतलब वहाँ के राजा महाराजाओं की आज्ञा लेना आवश्यक हो गया था। ठीक है, भारत में सरकार को एक गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के अधीन रखा गया। ठीक है, आगे बात करेंगे किस एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस जो पहले गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल समिति के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला। पहला गवर्नर जनरल कौन, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 1786 के एक्ट के द्वारा उनको अधिकार मिला कि उनका जो काउंसिल समिति है उसके फैसलों को वह रद्द कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे 1793 में एक विनिमय द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनिमयन का कारण क्या था।
लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति होना अवांछनीय है। वो चाहता था कि एक व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं हो, जिस कारण वो जिला कलेक्टर को न्यायिक शक्ति से वंचित कर दिया, सिर्फ प्रशासनिक शक्ति ही उसके पास रहने दिया। भारतीय तरीकों में सुधार हेतु कॉर्नवालिस द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधारों की आलोचना किसने की? तो जेम्स मिल ने कॉर्नवालिस द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधारों की आलोचना की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से में व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चाय और चीन में से ही सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बचा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के, पहले बता चुके हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। आगे बात करेंगे चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का क्या कारण है? इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए एक वित्तीय प्रावधान 1 लाख रुपया वार्षिक किया गया। इसके द्वारा 1813 के एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शिक्षा के लिए कितना 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, कितना 1 लाख। रुपया। ठीक है, किस अधिनियम ने भारतीयों को के अपने ही देश के प्रशासन में पहली बार अवसर दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस एक्ट के द्वारा भारतीयों के अपने ही देश मतलब भारतीयों को अपने ही देश भारत में प्रशासन में पहली बार अवसर दिया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों को अपने देश में पहली बार प्रशासन में अवसर प्रदान हुआ। ठीक है, आगे बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया? तो भारत के गवर्नर जनरल का पद 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बनाया गया। किस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो अब क्या होगा? भारत का गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड मैकाले को। किस एक्ट के द्वारा? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया। अब बात कर ले चार्टर एक्ट 1833 के प्रमुख प्रावधान क्या सब थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों का समापन, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक गतिविधियों से समापन कर दिया गया। जो चीन और चाय के साथ जो एकाधिकार था वो भी खत्म कर दिया गया। काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना। ठीक है, काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान कर दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में शामिल करना, ये सब इसमें शामिल थी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया? ये अभी बता चुके हैं हम। 1833 के एक्ट के द्वारा चाय और चीन के साथ भी एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को कब स्वीकार किया गया? तो 1853 में पहली बार प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को स्वीकार किया गया नागरिक सेवाओं में। ठीक है, किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो क्रियाशील विधान परिषद का सृजन करने वाला एक्ट का क्या नाम है? 1853 का चार्टर एक्ट। आगे बात करेंगे किस एक्ट द्वारा कंपनी के निदेशकों की संख्या 24 से घटा के 18 कर दी गई? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के निदेशकों की संख्या 24 से कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। ठीक है, आगे बात करेंगे महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा कब? 1858 का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए के किसी भी विचार का परित्याग करना। मतलब 1858 का उद्देश्य था कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग, जबरदस्ती किसी भी राज्य को भारत मतलब ब्रिटिश शासन में नहीं मिलाएंगे हम लोग।
ठीक है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, सिर्फ उसके अंतर्गत रखना है, अंदर रखना है, ठीक है। गवर्नर जनरल ने वायसराय की अतिरिक्त उपाधि कब प्राप्त की? तो गवर्नर जनरल को हम लोग वायसराय कब से कहने लगे? तो 1858 से। भारत सरकार अधिनियम 1858 के प्रमुख प्रावधान क्या सब थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित किया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 के एक्ट से ख़त्म हो गया, भारत सरकार अधिनियम से ख़त्म हो गया। अब उसके जगह हम लोग ताज का शासन चालू हो गया, ठीक है। भारत की संपूर्ण जल तथा थल सेना इंग्लैंड के क्राउन के अधीन कर दी गई। मतलब भारत का जितना थल सेना था, जल सेना था, सभी किसके अंदर काम करेंगे? तो अंग्रेजी क्राउन के अंदर। भारत में ब्रिटिश शासन की देखभाल करने के लिए इंग्लैंड के मंत्री परिषद में भारत मंत्री पद सृजित किया गया, जो इंग्लैंड की संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत मंत्री पद, क्वेश्चन पूछे भारत मंत्री पद किस अधिनियम के द्वारा लाया गया? तो भारत मंत्री पद का सृजन भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा लागू किया गया, जो किसका वफादार था? तो अंग्रेजी संसद का के प्रति उत्तरदायी था, ठीक है, वही बात हुआ। भारत मंत्री की सहायता के लिए भारत काउंसिल नामक 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, ठीक है। भारत मंत्री को भारतीय काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया। ये सब प्रावधान थे 1858 के भारत सरकार अधिनियम में। आगे बात करेंगे तो भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को किस अधिनियम के तहत स्थानांतरित किया गया? तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन कर रही थी वो किसके पास चला गया? तो इंग्लैंड के क्राउन के पास चला गया, ठीक है। किस एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायी ग्रहण किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी किस एक्ट के तहत समाप्त हो गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 आप लोग जानते हैं। और किसके पास चला गया? तो इंग्लैंड के क्राउन के पास भारत का शासन चला गया। आगे देखेंगे ब्रिटिश इंडिया के किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके अधिकार को बल प्रदान किया? मतलब पोर्टफोलियो देना कब से स्टार्ट किया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा विभाग या विभागीय पद्धति दिया गया वायसराय को काम करने के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी? किस एक्ट के द्वारा? तो इंडियन काउंसिल एक्ट, जो कब पारित हुई? 1861 ईस्वी में। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय उस समय क्या हुई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में कब हुई? तो 1862 में हुआ, ठीक है। आगे बात करेंगे तो जिस समय आईसीएस में भारतीयों की आयु 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष की गई, उस समय लॉर्ड सेलिसबरी क्या थे? लॉर्ड सेलिसबरी क्या थे? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब प्रदान किया गया? तो 1885 में प्रदान किया गया, ठीक है। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद की बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय विधान परिषद की बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, ठीक है। आगे देखेंगे किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम कब किया गया? तो 1892 में, ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया? तो किस गवर्नर जनरल ने मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस से विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया? तो अंत फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड मिंटो ने, ठीक है। लॉर्ड मिंटो ने पहली बार मुसलमानों को जीतने के लिए अलग पृथक निर्वाचन मंडल बनाया, इसमें मुसलमान जीते और कांग्रेस के विरुद्ध वह हो जाए, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में किस घटना ने मतभेद के बीच बोए अंततः देश का विभाजन कराया? तो किस घटना ने देश का विभाजन कराया? तो वो घटना कौन थी? विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण करना, जो आगे चल के भारत के विभाजन में
सहायक हुई। ठीक है। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा हुआ? तो मिंटो मार्ले सुधार 1909 के द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। तो मार्ले मिंटो सुधार जानते हैं आप लोग 1909 ईस्वी में। ठीक है। किस एक्ट ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में पृथक निर्वाचक मंडल का शुरुआत हुआ था। ठीक है। आगे बात करेंगे, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला? तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट सबसे कम समय तक चला। ठीक है। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्वैध शासन का जनक सर लियोनिल कार्टिस को, किसे? सर लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। ठीक है। आगे बात करेंगे, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से 20 अगस्त 1917 के सुधारों को हम लोग मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस एक्ट का आधार बनी थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार बनी थी। ठीक है। किस रिपोर्ट के द्वारा भारत सरकार अधिनियम आया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 आया। ठीक है। आगे बात करेंगे, 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी? तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था करना। ठीक है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतर, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति कुछ देना था, प्रदान किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संवैधानिक सुधार से संबंधित था। ठीक है। आगे बढ़ देखेंगे हम लोग, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? मतलब इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ? कब पारित हुआ? तो 1919 में पारित हुआ। तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड जॉर्ज साहब थे। कब से कब तक रहे? 1916 से 1922 के बीच में लॉर्ड जॉर्ज इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे। किस समय? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जब पारित हुआ, कब पारित हुआ? तो 1919 में पारित हुआ। ठीक है। आगे देखेंगे, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया? तो 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है। आगे देखेंगे, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करती है? तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम लोग देखेंगे द्वैध शासन, तो प्रांतों में प्रत्याजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन कर देना, प्रांत को 2 वर्गों में विभाजन कर देना। मतलब प्रांतों में प्रत्योजित विषयों को 2 वर्गों में, विषय जो थी उसको कितने वर्गों में? तो 2 वर्गों में विभाजित कर देना भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन है। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, तो भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना, सर्वप्रथम स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत लागू किया गया, बनाया गया था। ठीक है। स्थापना किया गया भारत में लोक सेवा आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बात कर लेंगे हम लोग, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में क्या सब सही तथ्य है? यह अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अर्थात भारत सरकार अधिनियम को हम किस नाम से भी जानते हैं? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1919 को जानते हैं। ठीक है। आगे बात करेंगे, इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया? केंद्रीय विषय अलग, प्रांतीय विषय अलग। इसको हम लोग भारतीय इतिहास के द्वैध शासन के संबंध में, भारत के द्वैध शासन के संबंध में हम लोग जानते हैं। द्वैध शासन क्या? जो केंद्रीय विषय अलग और प्रांतीय विषय अलग। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1921 में लागू हुआ। ठीक है। 2 बार लागू हुआ, 1919 में और 1921 में भी। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या थे उस समय? चेम्सफोर्ड थे भारत के वायसराय। मॉन्टेग्यू क्या थे? भारत के राज्य सचिव थे। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या थे? भारत के वायसराय थे।
भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन जो हुआ भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन, भारतीय उच्चायुक्त पद का जो शुरुआत हुआ भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ। किस पार्टी ने 1919 के अधिनियम की उपयोगिता में संदेह व्यक्त किया था? तो 1919 के जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार थे, 1919 के अधिनियम थे, भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से जिसे जानते हैं, कि उपयोगिता में संदेह किस पार्टी ने किया? तो स्वराज पार्टी ने किया। ठीक है, आगे बात करेंगे 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935 निर्मित हुआ? तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो अध्यक्ष थे, जो जब 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे वो। नेक्स्ट बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 किसकी रिपोर्ट पे आधारित थी? तो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आई किसके रिपोर्ट पे आधारित थी? तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट पे आधारित थी। नेक्स्ट देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सही क्या शब्द थी? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के लिए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू हुई थी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध था। तो ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत होना था। ठीक है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या सब थी? तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया उसकी विशेषता हम लोग जानते हैं। केंद्र में एक अखिल भारत संघ का उपबंध था। इसमें केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना करना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल बनाना, प्रांतीय स्वायत्त शासन का उपबंध करना, प्रांतीय विधानमंडल बनाना, एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध भी था 1935 के एक्ट में। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति करना, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार देना, अधिकार खत्म करना, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन करना। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा क्या समाप्त किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतीय द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बात करेंगे प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान किया गया। ठीक है, मतलब हम लोग जो आज का संविधान देखते हैं तो वो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से उसके बहुत सारी बातें उससे आज की हमारे संविधान में लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शासित करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? तो अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। ठीक है, राजा इनके साथ होंगे तो राष्ट्रवादी नेता का सिद्धांत व्यर्थ चले जाएंगे। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? तो भारत परिषद जो किस एक्ट के द्वारा समाप्त हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत परिषद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे देखेंगे तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर मॉरिस ग्वेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो स्थापित संघीय न्यायालय थे हुआ उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर मॉरिस गवेयर। ठीक है, सर मॉरिस गवेयर। ठीक है, सर मॉरिस गवेयर जो थे 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, आगे बात करेंगे किस एक्ट के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो पूछेगा किस एक्ट के तहत? तो 1935 का भारत सरकार एक्ट के अधिनियम के तहत। आगे बात करेंगे किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें अनेक ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। कि हमें ऐसी कार दी गई जिसमें अनेक क्या थे? ब्रेक थे, बहुत सारे ब्रेक थे लेकिन इंजन ही नहीं था उस कार में। तो ये बातें जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किस एक्ट के लिए कहा गया? तो 1935 के एक्ट के द्वारा ये सारी बातें नेहरू जी ने कहा। ठीक है,
किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। किसके लिए? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए जवाहरलाल नेहरू ने जिस वाक्य का प्रयोग किया उस वाक्य का क्या नाम था? गुलामी का अधिकार पत्र। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? तो जो हमने देखा कि केंद्रीय शक्ति, प्रांतीय शक्ति और अवशिष्ट शक्ति, तो जो बचा हुआ शक्ति किसे दिया गया? तो भारत का गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्ति प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे। 1937 में हुआ प्रांतीय विधानसभा चुनाव किस अधिनियम के तहत हुआ? तो प्रांतीय विधानसभा चुनाव 1937 किस एक्ट के तहत किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय विधानसभा चुनाव 1937 कराया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो केंद्रीय विधानसभा के कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? तो वर्ष 1923, 1926, 1930, 1934 और 1945। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? तो राजकीय नीति निर्देशक तत्व के तहत क्या शामिल किया गया? तो अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग आधुनिक संविधान जो 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? तो राजकीय नीति निर्देशक तत्व जो अनुदेश प्रपत्र था वो बनाया गया। ठीक है, आगे बात करेंगे। यह किसने कहा? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। हमने पहले ही बताया कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसे का बहुत बड़ा पार्ट जो अभी आधुनिक भारत के इतिहास, भारत का जो संविधान बना उसमें बहुत सारा पार्ट कहाँ से लाया गया? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत लाया गया। तो इसके लिए भीमराव अंबेडकर साहब ये बात कहते हैं कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगना है। हमें कोई भी क्षमा नहीं मांगना है कि हमने अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया 1935 का भारत सरकार अधिनियम के कई सारे पार्ट, उसमें से कई सारी बातें अपने संविधान में हमने शामिल किया। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। हमने आज जाना भारत का संवैधानिक विकास जो 1773 से चालू होकर 1950 तक चला। ठीक है, तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।